स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कराएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन का सबसे लास्ट टॉपिक संक्षारण कोरिजन। तो देखिए, कोरिजन या संक्षारण क्या होता है। आप लोगों ने अपने घरों में आसपास डेली लाइफ में देखा होगा कि यदि लोहे की वस्तुएं हैं, लोहे का दरवाज़ा है या लोहे की ग्रिल है या अन्य लोहे की वस्तुएं हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वायु या नमी में रखने पर उनमें एक लाल रंग की परत ऐसी जम जाती है और धातु धीरे धीरे उसकी धातु धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। या घरों में पीतल के बर्तन होते हैं, उन पर हरे रंग की परत जम जाती है। या जो चांदी की ज्वेलरी होती है वो उसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाती है। तो चांदी की चमक का धीरे धीरे कम हो जाना, लोहे की धातु पर या लोहे की चादर पर लाल रंग की परत आ जाना, या पीतल के बर्तन या कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की परत आ जाना, ये सब जो है संक्षारण कहलाते हैं। ये घटनाएं संक्षारण कहलाती हैं, क्योंकि लोहे की परत में लाल रंग की जो परत है वो जंग कहलाती है। इसी प्रकार से सिल्वर का मटमैला हो जाना या कॉपर की परत पर हरे रंग की परत आ जाना, ये क्या करती हैं, धातुओं को नष्ट कर देते हैं। तो संक्षारण मीन्स होता है धातुओं का वायु की नमी व अन्य कारकों द्वारा धीरे धीरे नष्ट होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं संक्षारण की अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो कह सकते हैं विभिन्न धातुओं का वातावरण में उपस्थित नमी व अन्य कारक, जैसा CO2 है, अन्य कारकों नमी व अन्य कारकों के कारण अन्य कारक जैसे वातावरण में नमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, अम्ल उपस्थित हैं, अन्य कारकों के कारण धातु का समय समय या धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि संक्षारण में क्या होता है कि वायु में जो नमी है या सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके कारण धातु का धीरे धीरे नष्ट होना जो है ये संक्षारण कहलाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना, सिल्वर का मटमैला होना, पीतल व तांबे पर हरे रंग की परत का जमना। संक्षारण एक ऐसी क्रिया होती है जिसके कारण जो धातु होती है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे दरवाज़ा है, लोहे का दरवाज़ा है, तो धीरे धीरे उसमें अगर जंग लग गई नमी के संपर्क में आने पर तो क्या होता है, धीरे धीरे दरवाज़ा नष्ट होना शुरू हो जाए, लोहा नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग जो मुख्य टॉपिक हम लोग का है वो हम डिस्कस करेंगे लोहे में जंग का लगना। ये हमारे सिलेबस में है, इसी को हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, संक्षारण एक ऐसी प्रोसेस होती है। संक्षारण अगर देखें तो संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। क्या है? विद्युत रासायनिक क्रिया है जो धातु में उपस्थित अशुद्धि के कारण धातु में लघु गैल्वेनी सेल बनने के कारण होती है। गैल्वेनी सेल, एक गैल्वेनी सेल बन जाती है, मीन्स कैथोड एनोड बन जाते हैं। ठीक है,
गैल्वेनी सेल बनने के कारण होती है। बनने के कारण होती है। तो ये कारण बताया गया है कि ये संक्षारण का कारण है। कारण इसका ये होता है कि संक्षारण एक ऐसी विद्युत रासायनिक क्रिया होती है जिसमें जब धातु में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, तो उन अशुद्धियों के कारण वे अशुद्धियाँ वायु में उपस्थित जो मॉइस्चर, नमी है, वो अन्य कारक हैं, उनसे रासायनिक क्रिया करती हैं और रासायनिक क्रिया करके गैल्वेनिक सेल बना लेती हैं। और उस गैल्वेनिक सेल बनने के कारण धातु का क्षरण होता है। गैल्वेनिक सेल बनने के कारण धातु का क्षय होने लगता है, या धातु नष्ट होने लगती है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझने के लिए लोहे में जंग के लगने की रासायनिक क्रियाविधि या विद्युत रासायनिक क्रिया को समझेंगे। यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लोहे में जंग के लगने की क्रियाविधि या मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए स्टूडेंट्स, लोहे में जंग के लगने की क्रिया एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। अभी पीछे बताया हमने क्या है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है जो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड व मॉइस्चर नमी के कारण लोहे में गैल्वेनिक सेल बनने के कारण होती है। तो बताया गया है कि जब वातावरण में ऑक्सीजन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होगी तथा नमी होगी, तो नमी के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नमी जब ये उपस्थित होंगी तो लोहे में गैल्वेनिक सेल बन जाएगी, लघु गैल्वेनिक सेल बन जाएगी। और इस गैल्वेनिक सेल बनने के कारण जो लोहा होगा वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा और नष्ट होना प्रारंभ होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर लोहे में दो क्षेत्र बन जाते हैं, एक एनोडिक क्षेत्र और दूसरा कैथोडिक क्षेत्र। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैकेनिज्म में एनोडिक क्षेत्र होता है। तो एनोडिक क्षेत्र में जो अधिक क्रियाशील लोहा है, अधिक क्रियाशील लोहा जो Fe होता है सॉलिड, ये क्या करता है, आयनिक फॉर्म में आ जाता है, Fe2+, ये आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, आयन बना देगा। एनोडिक क्षेत्र में सबसे पहले क्या होंगे, जब यहाँ पर गैल्वेनिक सेल बनने की क्रिया प्रारंभ होगी तो सबसे पहले जो हमारे पास लोहे की चादर है, उस लोहे की चादर के जो आयन होंगे लोहे के, वो आयन जो होंगे वो एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब कैथोडिक क्षेत्र में क्या होगा कि सबसे पहले कैथोडिक क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होगी और जो नमी होगी या लोहे की सतह पर जो जल होगा उसकी आपस में क्रिया होगी, कार्बोनिक अम्ल बनेगा H2CO3, ये एक एसिड बन जाएगा। और ये एसिड मुख्य काम करेगा क्योंकि ये एसिड क्या देता है, H आयन दे देता है, H आयन बना देगा और HSO3 आयन देगा, HSO3 आयन। अब कैथोडिक क्षेत्र में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो कैथोडिक क्षेत्र में पहुंचेंगे और कैथोडिक क्षेत्र में कैथोडिक एरिया में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं एनोडिक क्षेत्र से, ये पहुंचेंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन होगी, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल से पहुंचने वाला H आयन होगा और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सब मिलकर बना देंगे वाटर, 2H2O, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, द्रव अवस्था में जल बन जाएगा। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए H आयन, कितने, 4, 2 दूनी 4, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब जब यहाँ ऑक्सीजन 4 होना चाहिए तो 4H आयन के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन भी 4 होना चाहिए, 4E लिखा जाएगा इसको इस प्रकार से, ठीक है।
तो कैथोडिक क्षेत्र में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एनोडिक क्षेत्र में Fe जो है, Fe का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बैलेंस अगर पूरी सेल्फ क्रिया लिखेंगे तो हम समीकरण 1 को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 करके इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे, तो पूरी एक गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन बन जाएगी। 2Fe से बन जाएगा 2Fe 2 प्लस एक्वा सॉल्यूशन बनेगा और 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया एनोडिक क्षेत्र के। कैथोडिक क्षेत्र में O2 प्लस 4H आयन प्लस 4E आयन, ये बन जाएगा ट्वाइस H2O। तो ये पूरी सेल्फ क्रिया होगी 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2Fe2 प्लस 2H2O। तो ये एक सेल्फ क्रिया हो जाती है, इसे बोलते हैं सेल्फ क्रिया या गैल्वेनिक सेल्फ क्रिया हो जाती है। इस सेल्फ क्रिया में क्या होता है, Fe आयन बनते हैं। ये Fe आयन जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। उस सतह पर, लोहे की सतह पर गति करने लगते हैं, और लोहे की सतह पर जब गति करते हैं तो वहाँ पर इनकी फिर से क्रिया होती है। देखिए किस प्रकार से क्रिया होगी। जो Fe आयन होंगे, Fe2 प्लस आयन, Fe2 प्लस आयन की अब क्रिया होगी ऑक्सीजन, Fe2 प्लस आयन की ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया होगी। तो यहाँ पर ये बनेगा Fe2O3, Fe2O3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 Fe आयन होंगे। 4 Fe आयन की ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया हो जाएगी, और अब क्रिया होने के बाद बन जाएगा Fe2O3, 2Fe2O3। तो 4 Fe आयन है, 2Fe2 हो गया, ऑक्सीजन 3 है, 6 हैं, तो 2 ये हो गए, 4 यहाँ से मिल जाएगा, और 8 H आयन बनेंगे। 8 H आयन यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे हमें। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जो Fe2O3 है, इसकी वाटर मॉलिक्यूल की संख्या निश्चित नहीं होती है, क्योंकि एक सॉल्यूशन बनता है, कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये बन जाता है Fe2O3 इंटू XH2O। इसे लिखा जाता है आयरन थर्ड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, मतलब कह सकते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड का जली विलयन बन जाएगा, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन या जंग के नाम से जानते हैं। तो Fe2O3 इंटू XH2O एक जंग का फार्मूला हो गया, ठीक है, जिसे हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस में हमने देखा कि शर्त यह है कि Fe आयन, Fe मेटल से Fe आयन जब भी बने, मतलब आगे प्रोसेस कर पाएंगे जब हम क्या होगी, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर होगा उस नमी में वाटर मॉलिक्यूल से कार्बोनिक अम्ल बनेगा और H आयन बन जाएंगे। अब वही H आयन वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर से वाटर बना देंगे। तो ये एक सेल्फ क्रिया हो गई, एनोड और कैथोड दोनों आपस में सेल्फ क्रिया बना देंगे। और जब सेल्फ क्रिया बन जाएगी तो Fe आयन क्या होंगे, वो Fe आयन जो बनेंगे वो जल की उपस्थिति में डायनेमिक होंगे, गतिशील होंगे, है ना, और वहाँ पर वो Fe आयन वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया करके Fe2O3 बना देंगे, आयरन थर्ड ऑक्साइड। और जब आयरन थर्ड ऑक्साइड जो होगा वो वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होगा तो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड बन जाएगा, जिससे क्या बन जाएगी, हो जाएगी जंग बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से जंग
या लोहे में जंग का लगना, हमने बताया कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ये इस प्रकार की मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म आप लोग समझ सकते हैं, लिख लीजिए और इसको जो है तैयार कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। ठीक है, बचाव की विधियां पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया संक्षारण के अंतर्गत लोहे में जंग के लगने की क्रिया विधि के बारे में। बताया गया कि एक विद्युत रासायनिक क्रिया होती है, किस प्रकार से क्रिया होती है बताया। तो देखिए जो जंग है Fe2O3 इंटू XH2O, जिसे हम हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड या जंग के नाम से जानते हैं, या जलयोजित आयरन थर्ड ऑक्साइड, जलयोजित आयरन थर्ड ऑक्साइड या हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड को जंग कहते हैं। इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आसानी से हम लोग देखा होगा अपने घरों में जो लोहे के दरवाजे, ग्रिल्स, खिड़कियाँ होती हैं, इन पर पेंट करके हम आसानी से इनको वाई के कांटेक्ट से बचा सकते हैं। अगर लोहे के ऊपर हम पेंट कर दें तो पेंट की जो लेयर होती है वो लोहे को मॉइस्चर और नमी के कांटेक्ट से बचाए रखती है। जैसे लोहे की परत है, अब इसके ऊपर हमने पेंट लगा दी, तो पेंट क्या करेगी? पेंट नमी या मॉइस्चर, ये ऊपर नमी मॉइस्चर है, ये वायु है, अब इसका लोहे का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर नमी या मॉइस्चर का लोहे का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो हमारा जो लोहा होगा, लोहे का दरवाज़ा होगा, ग्रिल होगी, उसमें जंग लगने से जंग नहीं लग पाएगी, जंग से बच जाएगी। तो पेंट करके हम बचा सकते हैं, पेंट करके, है ना। पेंट करके हम सबसे आसान विधि है जंग से बचाने की। इसके अलावा टिन की परत चढ़ाकर, टिन की परत गिराओ, देखा होगा टिन की चादर होती हैं, उन्हें टिन की चादर बोलते तो टिन की चादर हैं, लेकिन वास्तव में लोहे की चादर होती है। उस लोहे की चादर के ऊपर हम टिन की परत चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? इसके ऊपर ये टिन की परत चढ़ा देते हैं। ये लोहा है और इसके ऊपर एक टिन की परत है, जैसे यहाँ पेंट की परत है, यहाँ टिन की परत है। तो टिन की परत, टिन जो होती है लोहे से कम क्रियाशील धातु होती है। अब यहाँ पर नमी या मॉइस्चर होगा, नमी है या मॉइस्चर है ना, जिसमें है नमी है मॉइस्चर में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2 होंगे, तो इनका कांटेक्ट लोहे से नहीं हो पाएगा, जिससे लोहा जो है जंग से बच जाएगा। लेकिन यदि इसमें क्रैकिंग आ जाए, मतलब इसकी जो टिन की पॉलिश है वो हट जाए, तो देखा गया है क्योंकि टिन की तुलना में लोहा ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण अब इसमें धीरे धीरे रस्टिंग होना, मीन्स जंग लगना प्रारंभ होगा और लोहा धीरे धीरे संक्षारण, मतलब उस नष्ट होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ समय बाद जो टिन की परत हट जाएगी और लोहा पूर्णतः जो है उसमें जंग लग जाएगा, लोहे की चादर नष्ट हो जाएगी। तो ये कारगर नहीं है पूर्ण रूप से। इसके बाद है गैल्वेनीकरण द्वारा, गैल्वानाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, गैल्वेनाइजेशन या इसको बलिदानी रक्षण भी बोलते हैं, बलिदानी रक्षण बोला जाता है। बलिदानी रक्षण या गैल्वेनीकरण एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोहे की चादर पर लोहे से अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक का लेपन कर देते हैं। तो इसे बलिदानी रक्षण या गैल्वेनीकरण इसलिए बोला गया है क्योंकि लोहे की चादर होगी और लोहे की चादर के ऊपर जो है हम लोहे से ज़्यादा क्रियाशील धातु जो है जिंक, उसका लेप कर देंगे। तो लोहे से जब ज़्यादा क्रियाशील धातु जिंक का लेप करेंगे तो उस परिस्थिति में ये जंग से किस प्रकार से बचेगा। देखिए ये लोहा है और इसके ऊपर हमने जिंक की परत चढ़ा दी है, इसके ऊपर हमने क्या किया, जिंक की परत चारों तरफ से चढ़ा दी है। अब जिंक की क्रियाशीलता
लोहे से ज़्यादा है। अगर ये क्रैक भी होता है, यदि ये क्रैक भी होता है तो यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल बनाएगा वो जिंक बनाएगा, क्योंकि गैल्वेनिक सेल का जो एनोड होता है, सेल का एनोड अधिक क्रियाशील धातु होती है, अधिक क्रियाशील धातु होती है, और अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पर क्या है, जिंक है। तो यहाँ पर जिंक बनाएगा एनोड, जिससे लोहा जो होगा संक्षारण से बच जाएगा। जब तक इस लोहे की चादर पर जिंक की परत बनी रहेगी तो संक्षारण जिंक का होगा। जब जिंक की परत का पूर्ण रूप से संक्षारण हो जाएगा तो तब जाके लोहे का संक्षारण होगा। तो टिन की परत और जिंक की परत में यही अंतर है कि जिंक की परत में अगर क्रैकिंग होती है तो सीधे लोहे का संक्षारण प्रारंभ हो जाता है, और यदि लोहे की चादर पर जिंक का अगर लेप है तो अगर उसमें क्रैकिंग होती है तो जिंक का गैल्वेनाइजेशन होगा, मतलब जिंक का संक्षारण होगा, और गैल्वेनिक सेल का एनोड जो होगा वो अधिक क्रियाशील धातु जिंक होगी, ना कि लोहा होगा। इससे लोहा जो होगा संक्षारण से बचा रहेगा जब तक जिंक की परत बनी रहेगी लोहे के ऊपर। जब तक लोहे की परत का जिंक की परत का पूर्ण रूप से संक्षारण नहीं हो जाएगा तब तक लोहे का संक्षारण नहीं होगा, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता लोहे से अधिक है। तो इस प्रकार से हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया लोहे को या संक्षारण कैसे होता है, ये विद्युत क्रिया रासायनिक क्रिया किस प्रकार से है, और लोहे में जंग की मैकेनिज्म क्या होती है, तथा जो है कैसे इससे बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद्युत रसायन चैप्टर नंबर 2 रसायन विज्ञान क्लास 12 का जो है। इसके विभिन्न टॉपिक के अलग अलग वीडियो पड़े हुए हैं, शॉर्ट वीडियो भी है इसके, देख सकते हैं स्टूडेंट जो है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है नंबर 1 पर मोलर चालकता, दूसरे नंबर पर कोलेराउस नियम, और कोलेराउस नियम के न्यूमेरिकल जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कोलेराउस नियम फिलहाल हम पीछे पढ़ा चुके हैं, कोलेराउस नियम उसके अनुप्रयोग। तो मोलर चालकता, कोलेराउस नियम, फैराडे नियम का वीडियो इससे पहले, मतलब इससे जो वीडियो देख रहे हैं इससे पिछले वीडियो कोलेराउस नियम फैराडे नियम का आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो फैराडे नियम, और फैराडे नियम के बाद ईंधन सेल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो नष्ट इक्वेशन हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, तो नष्ट इक्वेशन से मेनली न्यूमेरिकल ही आना है, तो उसका इक्वेशन तैयार कर लीजिए और उस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए। जो है मेन जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो 3 ही हैं, मोलर चालकता, कोलेराउस नियम, फैराडे के नियम। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको रटे होने चाहिए। इसके अलावा एक नंबर में कभी कभी गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनिक सेल में डिफरेंस भी पूछ दिया था, जिसको हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यदि हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो अपने साथी स्टूडेंट्स को ज़्यादा शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत रसायन के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, कोलेराउस नियम और नष्ट समीकरण संबंधित। ज़्यादातर न्यूमेरिकल स्टूडेंट जो होते हैं वो यूपी बोर्ड में या एनसीईआरटी दोनों, सीबीएसई दोनों में मेनली जो होते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो आप लोग प्रयास ये करें एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज में बुक न्यूमेरिकल दिए गए हैं या चैप्टर के बीच बीच में जो न्यूमेरिकल दिए हैं उनकी जरूर प्रैक्टिस करते रहें। अब आप लोग पता ही होगा कि जो क्लास 12 का सिलेबस है उसमें केवल 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं। पहला है सॉल्यूशन, दूसरा हो गया विद्युत रसायन, और तीसरा हो गया रासायनिक बलगति, मतलब सॉल्यूशन विलयन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स। इन 3 लेसन के न्यूमेरिकल आप सही तरीके से तैयार कर लीजिए, और न्यूमेरिकल भी ज़्यादा नहीं है, खाली आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिस करते रहें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों से, मतलब हर टॉपिक के भी नहीं आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहें बार बार, तो तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा कठिन भी नहीं न्यूमेरिकल हैं। तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत रसायन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल देखना है तो पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से एनसीईआरटी के केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं पेपर में आने वाले। और सॉल्यूशन चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने लगवाए हुए हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप लोग उसके भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो स्टूडेंट तो अपने साथी स्टूडेंट को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।